I gave you my heart. नमस्कार, हिंदी कोर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वर्ण की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने वर्ण, उसके भेद, स्वर व्यंजन, व्यंजनों के भेद, इनके बारे में जानकारी साझा की थी। आज हम वर्ण के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और वर्ण की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले व्यंजन के बाद जैसे हमने उसके भेद पढ़े थे, आगत वर्णों के बारे में जाना था। आज हम अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। अयोगवाह, अयोगवाह जो किसी के सहारे के बिना नहीं रह सकते हैं, यानी कि जो किसी का सहारा लिए हुए हैं, उसे अयोगवाह कहते हैं। जो वर्ण किसी का सहारा लेकर लिखे जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसके भी भेद हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब अयोगवाह की परिभाषा में पहले भी दे चुकी हूं, दोबारा से जो वर्ण बिना आधार के नहीं रह सकते उसे अयोगवाह कहते हैं। अब इसके भेद है, पहला अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि जब हम कोई भी बिंदी का प्रयोग करते हैं किसी भी व्यंजन पर या वर्ण पर, तो वो अनुस्वार होता है, वो जो बिंदी से हम लगाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण केवल नाक के द्वारा होता है उसे अनुस्वार, ये चिन्ह होता है अनुस्वार का, ये बिंदी। जैसे अंक, पंकज और रंक। अंक तो नाक से इसका उच्चारण होता है अनुस्वार का। अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण नाक व मुंह के द्वारा किया जाता है, नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है अनुनासिक वर्ण को उच्चारित करते समय, ये इसका चिन्ह है जो चंद्र बिंदु के नाम से जाना जाता है। विसर्ग, ये जो दो डोट होती हैं, दो जो बिंदी होती हैं जो किसी भी शब्द के बाद में लगती हैं और इनका उच्चारण है की भांति होता है, यानी कि जब हम इनको बोलते हैं तो है जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे अतः, अतः, प्रातः, ये विसर्ग के उदाहरण हैं। ये तो थे हमारे अयोगवाह के भेद। अब जो व्यंजन है वो केवल जैसे मैंने लास्ट वीडियो में समझा था वहां तक ही सीमित नहीं है। व्यंजन के और भी भेद हैं, जिसको हम पहला जो भेद है वो होता है स्वर तंत्रियों के आधार पर। ये दो हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर, सघोष और अघोष। सघोष यानी समीन साथ, स उपसर्ग यहां पर लगा है, और घोष यानी कि घोष के साथ जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है वह सघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे यहां मैंने लिखे भी हैं ग, घ, ग, ज, झ, ये ऐसे ही वर्गानुसार वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो वर्ण है वो सघोष व्यंजन कहलाते हैं। यानी को इनको बोलते समय हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन उत्पन्न होता है जब हम इनको बोलते हैं, इसलिए इनको सघोष वर्ण व्यंजन कहा जाता है। अघोष व्यंजन, अघोष ए जो उपसर्ग है वह नहीं का प्रतीक होता है, यानी कि नहीं है घोष जिसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है बोलते समय। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय व तृतीय जो वर्ण है वो प्रथम व द्वितीय व्यंजन जो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, च, छ ऐसे वर्गानुसार। अब है प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। प्राणत्व, प्राण यानी कि सांस, अल्प प्राण और महाप्राण। पहले अल्प, अल्प मीन थोड़ा, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास की कम मात्रा निकले। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु है वो कम मात्रा में निकलती है अल्प प्राण को उच्चारण करते समय। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम व्यंजन। प्रथम जैसे क बोलते हम, और ख बोलते तो ज्यादा सांस निकलता, क, ख, ग, ग पर फिर हमारा सांस कम हो जाता है। तो प्रथम, तृतीय और पंचम जो वर्ण है, यानी कि क, ग और ग, च, झ और ये, तो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास ज्यादा मात्रा में निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। वर्ग का द्वितीय
वह चतुर्थ जो व्यंजन है वो महाप्राण कहलाते हैं। यानी कि महाप्राण, ज्यादा सांस निकलती इनको उच्चारण करते समय। अब होठों के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ यानी कि जो हमारे होठ हैं वो बोलते समय आकृति प्रदान करते हैं या आकृति नहीं लेते हैं, उनके आधार पर वह जो स्वर है उसके भेद है। अवृत्ताकार, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ वृत्त का आकार नहीं लेते हैं, वृत्त यानी कि गोलाकार, हमारे होठ वृत्त का आकार नहीं लेते बल्कि फैल जाते हैं इन वर्णों को उच्चारण करते समय। ये है ए, आ, ई, ए, आई। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, जब हम ए को बोलेंगे तो हमारे जो होठ वो फैल जाते हैं, गोल नहीं होते, गोल आकृति नहीं लेते हैं, इसलिए उनको अवृत्ताकार बोलते हैं। वृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्त का आकार ले लेते हैं, गोल हो जाते हैं हमारे होठ, जैसे उ, ओ, ओ, तो ये इनका उच्चारण करते समय हमारे होठ गोलाकार हो जाते हैं। अब है व्यंजन संयोग, जब एक व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन आए तथा दोनों का उच्चारण अलग अलग हो परंतु ए का लोप हो जाता है, जैसे उल्टा। अब बोल दिया उल्टा, तो इसमें हमें लग रहा है कि जो ए है उसका लोप हो गया है, इसलिए यहाँ व्यंजन संयोग बन जाता है। फिर द्वित्व व्यंजन, एक व्यंजन का अपने जैसा व्यंजन के साथ मेल होना, जैसे कच्चा, पक्का, खट्टा, ऐसे मतलब आधा, पहले वाला आधा होता है और दूसरे वाला पूरा होता है। तो एक ही व्यंजन जब दो एक ही साथ आता है दो बार, उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अक्सर, वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उच्चारण वायु के एक झटके के साथ हो उसे अक्सर कहते हैं, जैसे ए, ई, ये अक्सर होते हैं। प्रयत्न, अब प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न यानी कि शाब्दिक इसका अर्थ होता है प्रयास। तो वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। फिर बलाघात, अब ऐसे मतलब ऐसे शब्द शायद आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। बलाघात, जब हम बोलते हैं कोई भी वाक्य, अपने विचार प्रकट करते हैं तो किसी विशेष शब्द पर हम जोर लगा के बोलते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, तो वहीं पर हम बलाघात का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए। अब ये जो वाक्य है इस पर हर शब्द पर हम बलाघात का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए, हम 100 पर भी बलाघात का प्रयोग कर सकते हैं। पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए। तो वाक्य में जब हम बोलते हैं तो किसी शब्द विशेष पर जब हम बल देकर बोलते हैं वहां पर हम बलाघात का प्रयोग करते हैं। अब बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ण विच्छेद। ये बहुत सारी परीक्षाओं में भी इसका जिक्र आता है और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो बड़ा ही उपयोगी है। स्वर व व्यंजन को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब हम किसी शब्द से स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय एक शब्द लिया मैंने, यहाँ विद्यालय, जो वह हमारा व्यंजन है उस पर किस चीज की मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की, तो वह को हलंत लगा देंगे। जब हम स्वर व्यंजनों को अलग करेंगे तो व्यंजनों में हलंत लग जाएगा, अन्यथा आपका जो वर्ण विच्छेद है वो गलत माना जाएगा। जैसे वह के छोटी की मात्रा लगी तो वह प्लस में ई, द, य, जो द और य पर मात्रा है आ की तो आ लग गया। यहाँ पर ल ए के साथ है तो ल और ए को अलग हमने किया, य के साथ भी ए है तो य और ए को हमने अलग किया। स्वर और व्यंजन को अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। अब है वर्णोच्चारण। भी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, जो हमारी जीवा है, वह मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है और वही स्थान, जिस स्थान को स्पर्श करते वही स्थान उन वर्णों का उच्चारण स्थान बन जाता है। और मुख्यतः वर्ण जो उच्चारण स्थान है वो 5 प्रकार का होता है, मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। अब हम जानेंगे वर्ण विच्छेद, ये वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसे कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? कैवर्ग, कैवर्ग यानी कि क ख ग घ ङ और ए आ है और विसर्ग, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। क वर्ग पूरा और ए और है। फिर तालु से पूरा च वर्ग बोला जाता है, श ई और ये बोला जाता है। मूर्धा से पूरा ट वर्ग बोला जाता है। ट वर्ग में ये व्यंजन वर्ण आते हैं, आप सभी को पता है। जैसे मैंने वर्ग के बारे में मैं पहले समझा चुकी हूँ। री और श आता है। दंत से त वर्ग,
पूरा तैवर्ग, ल स और र आता है। ओष्ठ प फ ब भ म पूरा पैवर्ग, जब हम पैवर्ग को बोलते हैं तो हमारे होठ आपस में मिलते हैं, इसलिए ये ओष्ठ से बोला जाता है। कंठोष्ठ यानी कि कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होता है इन वर्णों को बोलते, इसमें ओ और ओ को जब हम बोलते हैं तो आवाज कंठ से निकलती है और हमारे होठ जो है वृत्ताकार हो जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। दंतोष्ठ, जब हम वै को बोलते हैं तो हमारे होठ वृत्ताकार हो जाते हैं और हमारी जो जीवा है वह हमारे दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए यह श जो है दंतोष्ठ है। ऐसे ही कंठ तालु ए ऐ, जब हम ए ऐ का उच्चारण करते हैं तो कंठ और तालु का प्रयोग करते हैं। और प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है ङ य ण न म और अंग, ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो ये था हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान। कैवर्ग कंठ से, तैवर्ग जो चैवर्ग है तालु से, टैवर्ग मूर्धा से, तैवर्ग दंत से और पैवर्ग ओठों से बोला जाता है। सारे मिलाकर उच्चारण स्थान 9 प्रकार का होता है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा जो वर्ण का जो चैप्टर था वो पूरा क्लियर करने का प्रयास किया है। आशा आप सभी को समझ में आ ही जाएगा, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। I gave you my heart.